मौत की नींद सो गया। हमेशा के लिए ये मासूम बच्चा कहाँ जानता था इसका दोस्त ही इसकी जिंदगी का कातिल बन जाएगा। बच्चों को अपने हम उम्र बच्चों से ही दोस्ती रखनी चाहिए। कम उम्र बच्चे बड़े उम्र के बच्चों से जब दोस्ती करते हैं तो इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ 10 साला रोशान के साथ, जिसकी अपनी उम्र से 5-6 साल बड़े लड़के से दोस्ती कर रखी थी और यही दोस्ती रोशान को एक बहुत बड़ा नुकसान दे गई। कराची के इलाके कुरंगी के एक रंगसाज के 4 बच्चे थे। 13 साल का रोशान सबसे बड़ा था। कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा था। बच्चे तो शरारती होते हैं। एक रोज इसकी शिकायत मौसूल हुई। रोशान डांट के खौफ से घर न आया, मोहल्ले में ही फिरता रहा। शाम हुई तो माँ बाप को फिक्र हुई कि रोशान डर के मारे कहीं दूर न चला जाए। रोशान के वालिद ने मोहल्ले में ढूंढा, इलाका छान मारा, लेकिन रोशान का कोई पता न था। शाम ढलने लगी थी। एक गरीब के लिए बेटा उसका सबसे बड़ा सरमाया होता है। माँ बाप को फिक्र खाने लगी कि अचानक पुलिस की मोबाइल मोहल्ले में दाखिल हुई और सामने वाले घर के पास आकर रुकी और इसमें से एहलकार निकलकर घर में घुस गए। थोड़ी देर में एक 18 साला लड़के को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी में बिठाने लगे। रोशान के बाप ने जब माजरा पूछा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पूरी मोबाइल और थाने के कुछ लोग हैं ना जिम्मेदार, यहाँ पुलिस वाले इधर मौजूद थे। इस घर के सामने वाले घर का ना उन्होंने ताला खोला। अब मैं परेशान उनको देख के मैंने बोला भाई ये ताला क्यों खोला, मैंने क्या मसला है सर, कोई परेशानी? बोला आप कौन? मैंने सर मैं इस सामने वाले घर में रहता हूँ, ये मेरा घर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने दरवाज़ा वगैरह खोला, इसको गिरफ्तार करा हुआ है, इस लड़के को क्या मसला है? मेरा मोबाइल नंबर, मेरा फिर NIC कार्ड, मेरा NIC वगैरह वो मांगने लगे, बोलना आप अपने NIC वगैरह भी मेरे को दो। मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे साथ जो ही बात है मेरे को खुल के बताएं तो सही। मैं क्या, मैं बोला नहीं हम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इसको हम थाने लेके जा रहे और आप भी 4 नंबर कोरंगी थाने आओ। रोशान के बाप को पुलिस ने बताया कि इस लड़के ने एक कत्ल किया। एक 12-13 साला बच्चे का लाश बरामद कर ली गई है और ये लाश किसी और की नहीं, रोशान ही की थी। जी हाँ, बाप जिसे ढूंढ रहा था वो मिल गया था, लेकिन पूरा ना मिला, सिर्फ जिस्म मिला। इसकी रूह जा चुकी थी। रोशान के गले पर छुरी फेरकर इसे कत्ल कर दिया गया था और ये इल्जाम लग रहा था उनके घर के सामने रहने वाले उसी 17 साला लड़के रऊफ पर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रऊफ अपने वालिद के साथ सामने वाले घर में रहता था। स्कूल वो कभी नहीं गया। कम उम्री में ही मोटर मैकेनिक बन गया था। हालात ने इसके अंदर के बचपन को मजबूरी की धूप में जलाकर राख कर दिया था। इसीलिए इसके अंदर एक गुमराह जवानी ने धीरे धीरे सर उठाना शुरू कर दिया था। और फिर उसी दिन, जिस दिन रोशान मार की डर से घर नहीं जा रहा था, ये इसे अपने घर ले गया और मौका ताककर उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। लेकिन रोशान की मज़ाहमत के आगे रऊफ ने एक और गुनाह करने का इरादा कर लिया, कत्ल का इरादा। इसने 10 साला रोशान के गले पर छुरी फेर दी। उन्हें एक छुरी पहले मारी, मेरे यहाँ लगी ऐसे टेढ़ी, फिर मैंने छुरी करी तो उसकी गर्दन पे लग गई, फिर वो गिर गया। पुलिस के बाद के बयानात के मुताबिक रऊफ ने कत्ल का इकरार कर लिया है। ये अभी तक ये कहता है कि बस मैं अपने घर ले गया था, बस मेरे से गलती हो गई, तो मेरे से ऐसे मैं डराने के लिए कर रहा था, अचानक इसकी छुरी जो है गले में लगी, मुलज़म पे कहने की। लेकिन वो जो हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं और इसके अलहदगी से बताए हुए ये बदफेली की नीयत से शुरू कर। इस कत्ल का सुराग भी बड़े अजीब तरीके से मिला। कमसिन कातिल ने ऐसी भयानक गलती की कि कानून ने इस तक पहुंचने में जरा सी भी देर न लगाई। रऊफ ने अपने दोस्त को कत्ल करके एक बैग में डाला और एक रक्शे वाले को, जो कि इसका शनासा था,
ये कहकर बुलवाया कि वो अपने गांव जाना चाहता है। रोशान की लाश वाले बैग को रक्शे में डालकर चल पड़ा और दूर एक कचरा कुंडी में फेंककर वापस घर लौट आया। रऊफ की ये हरकत रक्शे वाले को समझ न आई और इसे शक हो गया। मैं सोपाट सवारी लेके जा रहा था तो सड़क ने मेरे को कॉल करी, कह रहा कैंडी स्टेशन जाना है, आप यहाँ पे फटाफट पहुँच जाओ। मैंने कहा अच्छा भाई मैं सवारी छोड़ के आ रहा हूँ। मैं सवारी छोड़ के उसके बाद पहुँचा हूँ, कह रहा कैंडी जाना है। उसके बाद उसके घर गए। घर पे उसने 2 बैग रखे हुए गाड़ी के अंदर ना। 2 बैग रखने के बाद एक ना बैग फेंक दिया रास्ते के अंदर। अच्छा इसके बैग फेंकने के बाद जो ना अपने एक ही बैग लेके वापस चला गया। कह रहा मेरे को अब नहीं जाना। इतने मेरे को शक हुआ कि मैंने भाई को बुलाया अपने बड़े भाई को, फिर उन्होंने यहाँ पे थाने में फ़ोन करा। फिर सड़क को वहाँ से मैं घर से वापस बुला के लेकर आके ना फिर इसको मैंने पुलिस के हवाले करा। एक नादान की नादानी से किसी के घर का चिराग बुझ गया। आज रोशान के माँ बाप सिवाय तकदीर और इस माशरे को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। रोशान का बाप शिद्दत गम में अपने हवास खो चुका है और माँ इंसाफ और ईमान के लिए भटक रही है, जबकि कमसिन कातिल अपने गुनाह की शिद्दत से बेखबर, जिसका मुस्तकबिल एक अंधे कुएं की तरह है जिसमें ये उतर चुका है। ये बॉडी भी, खून आलूद कपड़े भी ये बरामद हो गए और इसी घर से आले कत्ल भी, छुरियां वगैरह जो थी ये सब बरामद कर ली। इस साहने ने कई नसीहतों को जन्म दिया है कि बच्चों की दोस्तियों में उम्र का बड़ा ख्याल रखा जाए और ये ख्याल जाहिर है बच्चे नहीं उनके वालिदैन रखेंगे और ये ख्याल उसी वक्त रखा जाएगा जब बच्चों पर नजर रखी जाएगी। देखा जाएगा कि वो अपना वक्त कहाँ गुजारते हैं, किससे मिलते हैं, कौन दोस्त है और वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि शैतान का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसका हमला अक्सर एतबार के पर्दे के पीछे से ही होता है। फैसलाबाद के घर में डाकू घुसा है, कोई नई बात नहीं। डाकुओं का काम है डाका डालना और पुलिस का काम है उन्हें रोकना। मगर पुलिस क्या क्या रोके, किस किस को रोके। यहाँ तो हर शहरी के रूप में एक डाकू छुपा बैठा है। ये डाकू भी थे शुराफा के रूप में, मगर इस बार कुछ गलत हो गया। डाकुओं को जिस असलहे पर भरोसा था वो धोखा दे गया। यह फैसलाबाद के इलाके शाही चौक के घर का मंजर। घर के बाहर मजमा है क्योंकि घर में कुछ देर पहले पड़ी थी डकैती, पूरे 6 लाख की डकैती। डकैती के बाद अक्सर लोग वाकया सुनने और अफसोस करने जमा हो जाते हैं, मगर इस बार ये लोग एक और वजह से भी जमा हुए हैं, क्योंकि डाका पड़ने के बाद डाकू जाते जाते अपने 3 साथी भी पीछे छोड़ गए थे। इसकी हालत से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पकड़े जाने के बाद इसके साथ क्या हुआ होगा। पहले घर वालों ने पीटा, उसके बाद जो भी मिलने आता एक आध हाथ जरूर जड़ देता। लेकिन इस डाकू का साथ देने वाले मर्द न थे बल्कि औरतें थी। जी हाँ, पकड़े जाने वालों में एक मर्द और 2 औरतें हैं। मैनू भी नहीं जानती, जो दौड़िया उन्होंने नहीं जानती, जो गोली लगी मैं बस जाननी है, मैनू लैके आया वा। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। तरीका ये था कि दोनों औरतें दरवाजा खटखटाकर कोई बहाना बनाकर अंदर आती और उनके पीछे 2 मर्द दाखिल हो जाते। घर वालों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाते और लूट लेते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। घर वालों को रस्सियों से बांधा गया और 6 लाख रुपए के करीब रुपया और जेवर लूट लिया गया। मगर इस दौरान इस शख्स के हाथ खुल गए। 2 बंदे अंदर आ गए, अंदर आए, बुढ़ियां सीधियां अंदर वड़ गई। बंदे ने काबू मैनू कर लिया, आंदे मेरी बांह इदा बन्नी है, मेरे सिर ते खलोता आया अंदर बैठा। दूजा बंदा लैके अंदर वड़ गया वा, जाके पालियां बुदियां पोलियां अंदर 6 लाख रुपया भाई उन्हें 6 लाख रुपया कड़िया। बंदा एनू भज गया, बुढ़िया भज गई, ये भजन लगा इतने गया, ये डिगा, मेरी बांह खुल गई, मैं एक बाना पा लिया। एक डाकू इसके काबू में आ गया। इस शख्स पर डाकू ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल खराब थे, चले नहीं। ये देखते ही घर वालों ने हिम्मत पकड़ी और तीनों को धर लिया।
अलबत्ता एक डाकू निकलने में कामयाब हो गया। लूटा हुआ माल भी उसी के पास था। पुलिस आराम से पहुंची और मुल्जिमान को अपने साथ ले गई। इस दौरान अवाम मुल्जिमान को थप्पड़ और घूंसे मार मार कर अपना फर्ज भी पूरा करते रहे। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुर्म तो कर रहा है, इसीलिए एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। ब्रेक के बाद देखिए, काशिफ निहत्था डाकुओं से लड़ गया और मिलवाएंगे एक डॉक्टर से जो जिम्मेदार है 25 अफराद की मौत का। कहते हैं नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। न जाने इस बात में कितनी हकीकत है, मगर एक वाकया ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस बात पर यकीन करने को दिल करता है। जहां शराब की कई बोतलें पी गईं, बोतल तो शराब की थी, बोतल में शराब न थी। शराब पीने वालों ने यह जाना ही नहीं कि वो जो पी रहे हैं वो शराब नहीं, जहर है। शायद वो पहले ही से नशे में थे। न गोलियां चली, न धमाके हुए और न ही दहशतगर्दी की कोई और कार्रवाई, और 2 दर्जन के लगभग लोग लुक़्मा अजल बन गए। तो फिर क्या हुआ? कोई बला थी, कोई वबा थी, या फिर कोई कुदरती आफत के एक ही झटके में 25 अफराद मौत के मुंह में चले गए। यह कत्ल था जिसमें कोई रिवायती हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। इस कत्ल में हुई है इस्तेमाल वो चीज जो सदियों से इंसानों और इंसानियत का गला घोंटती रही है, जिसे आज तक किसी ने भी अच्छा नहीं माना, मगर उसका इस्तेमाल फिर भी न छोड़ा। यह कांच की बोतल में बंद इंसानियत की तबाही, जिसे जब भी खोला गया इंसानियत का कत्ल हुआ। फैसलाबाद की एक मसीही आबादी में भी आई एक ऐसी ही तबाही, जहां बोतलें खुली और उनमें मौजूद जहर इंसानों के जिस्मों को काटते हुए गुजरता चला गया। एक एक करके 25 अफराद हलाक हो गए। यूं तो मरने वालों ने खुद अपने हाथों से ये जहर पिया था, लेकिन इस शराब को जहर समझकर न पिया था। पुलिस को जब इस अंधोनाक वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने तफ्तीश शुरू की। इस वाक़े को सिर्फ एक वाक़या समझकर छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि 2 दर्जन के करीब लोगों की हलाकत हुई थी। तफ्तीश तो जरूरी थी। और तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई कि जिसे शराब समझकर पिया गया वो पैंट में मिलाने वाला थिनर था। जी हाँ, वो चीज जो मट्टी के तेल से भी ज्यादा तेज है, जो पेट्रोल की तरह फौरन आग पकड़ लेता है। आखिर इतनी सारी शराब की थिनर से भरी बोतलें कहां से खरीदी गई? कौन दे गया इन्हें? यकीनन कोई ऐसा जिस पर आसानी से एतबार किया जा सके। और शुगुफ्ता से ज्यादा कौन था जिस पर एतबार किया जाता? जी हाँ, एक औरत जिसका कारोबार है शराब बेचना। क्यों आपने ये काम शुरू किया? सर जी, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मेरी बेटी छोटी, मजबूरी। मगर इस बार शराब में हो गई गड़बड़। देसी शराब का फार्मूला बदल गया, क्योंकि फार्मूला बनाने वाला है एक डॉक्टर हबीबुल्ला। इस डॉक्टर की डिग्री का तो नहीं पता, अलबत्ता वो खुद को होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दवाओं की आड़ में
शराब का धंधा करता है, मगर मुलजिम के मुताबिक उसके पास शराब बेचने का लाइसेंस है। एक्साइज से परमिट लेकर मेरा बकायदा परमिट है, जिसके ऊपर मुझे ये कोटा मिलता है। लेकिन ये जो दवाई गई है ना, ये उस कोटे की हिस्सा नहीं है। लेकिन बोतलों में शराब होती तो इतना बड़ा मसला ना होता। इनमें तो जहर था। 20 से ज्यादा लोग मरे हैं। कोई आम बात नहीं, कत्ल हुआ है, कत्ले आम। हबीबुल्लाह के मुताबिक घर में पेंट करवाने के लिए थिनर के डब्बे मंगवाए थे, जो उससे खरीद लिए गए। ये जो है ये T20 दवाई थी, मैंने घर के पेंट के लिए मंगवाई थी। पार्टी ने डिमांड की मेरे से कि हमें यार ये T20 चीज़ें चाहिए या ये चीज़ चाहिए। मुझे दिखाई, मैंने कहा ये T20 है। कहता जो भी है ये आप हमें दें। उसकी बुनियाद पे मैंने उसको जो है ये दी है। इस बार हबीबुल्लाह ने शराब नहीं थिनर बेचा था और डॉक्टर साहब से खरीदने वाले थे ये मुल्जिमान, जिनमें ये औरत शगुफ्ता भी शामिल थी। सारे के सारा जो एक चेन थी, जो शगुफ्ता खातून से लेकर बाबर और बाबर से यूनुस वसी और उसके बाद तो डॉक्टर हबीब और उनका बेटा अरशद के जो मेन किरदार थे वो पकड़े। मुल्जिमान ने थिनर केन से निकालकर बोतलों में भरा और इन बोतलों को सस्ती शराब के चक्कर में गरीबों ने अपने गम मिटाने के लिए खरीद लिया और हमेशा के लिए अपने गम मिटा लिए, मगर अपने घर वालों, बीवी बच्चों, माँ बाप को जिंदगी भर के लिए गमज़दा कर गए। लोहे से बने असलहे की ठंडक खून को गरमाती है, जुर्म पर उकसाती है, कभी दहशत फैलाने और कभी लूट मार के रस्तों पर ले जाती है। मुजरिम फिर नहीं सोचता कि अंजाम क्या होगा। चंद रुपयों की खातिर किसी की अनमोल जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है वो। ऐसे ही मुजरिमों का सामना एक जांबाज से हो गया, जिसने उन्हें किसी की हलाल कमाई को लूटने से रोकना चाहा, मगर मुजरिमों ने उसकी सांसों को हमेशा के लिए रोक दिया। कराची के एक इलाके में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई जिसने न सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी खत्म की, बल्कि बहुत से दूसरे नौजवानों को मजबूर कर दिया कि आइंदा किसी पर जुल्म होते देखें तो कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर लें। यह कत्ल हुआ सदर के इलाके बस्टा लाइन में, जहां काशिफ नाम का एक जवां साल लड़का अपने दोस्त की लुटती हुई दुकान बचाने निकला और अपनी ही जिंदगी मौत के कदमों पर लुटा बैठा। ये वाकया है 15 जुलाई का, जब काशिफ घर से निकला। कोई नहीं जानता था कि उसका सामना मौत से होने वाला है। जो ही काशिफ अपने घर से निकला, उसकी नजरें अपनी दोस्त की दुकान की जानिब उठी, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 डकैत लूट मार में मसरूफ थे। काशिफ का ये देखना था कि उसके खून ने जोश मारा और वो दौड़ता हुआ दोस्त की दुकान पर पहुंचा। उससे पहले गली में पड़ा एक डंडा काशिफ ने उठा लिया और सीधा जाकर डाकू पर वार कर दिया। नजर पड़ते उसने एकदम देखा और वो दुकान की बैक साइड की तरफ गली में चला गया। गली के वहां से उसने एक लकड़ी उठाई, लकड़ी उठाकर लाके उसने एक के ऊपर उसने हिट कर दी। वो लकड़ी थोड़ा दीमक वाला था, लकड़ी टूट गया ना। डाकू के सर पर पड़ने वाला वार बहुत ही जानदार था। पूरी ताकत से मारा था काशिफ ने। वो जानता था कि एक ही बार में काम करना है, वरना डाकू उसे मौका नहीं देगा। लेकिन काशिफ की बदकिस्मती, हिम्मत बड़ी थी मगर हथियार छोटा। वार ताकतवर था मगर डंडा कमजोर, इसीलिए तो पहले ही वार में टूट गया। डाकू के तन बदन में आग लग गई। गुस्से में उसने पहला काम गोली चलाने का किया। दुकानदार को छोड़ा और काशिफ की टांग पर गोली चला दी। गोली लगते ही काशिफ गिर पड़ा। डाकू के ख्याल में इतना ही बहुत था। उसे रोकने की सजा के तौर पर उसने काशिफ को माजूरी दे दी थी, मगर अभी बहुत कुछ होने वाला था। काशिफ ने हिम्मत नहीं हारी। वो कमजोर होने के बजाय मजीद ताकतवर हो गया। देखने वालों ने देखा कि कोई और होता तो डाकुओं के पैरों में गिर पड़ता और जिंदगी की भीख मांगता,
लेकिन देखने वालों ने देखा कि काशिफ ने उल्टा डाकू को पकड़ लिया कि वो भागने ना पाए। इस उम्मीद पर कि शायद मोहल्ले के लोग निकलकर बाकी काम कर लेंगे, डाकुओं को घेर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई भी करीब ना आया, कोई घरों से, कोई नुक्कड़ से देखता रहा। डाकू को वहां से भागना था। वो समझ गए कि अगर इस पागल नौजवान से जान न छुड़ाई तो मारे जाएंगे। उन्होंने दूसरा फायर किया और ये फायर काशिफ के सीने पर था। गोलियों से सीना छलनी होते ही काशिफ मौत के मुंह में जाने लगा। आखिरी वक्त वो ना जाने क्या सोच रहा होगा जब उसकी जिंदगी खत्म होने लगी होगी कि उसने किसी की जान क्यों बचानी चाहिए, किसी को लुटने से क्यों बचाना चाहा। साथ में जो उसके दूसरा था साथी उसका, उसने उसको फायर मार दिया। वो ऐसे ही ये गिरा और इसके साथ में उनकी बाइक थी, बाइक भी गिर गई। उसने बंदे ने बाइक उठाई है और इसने उसकी टांग पकड़ ली। उसने जब उसकी टांग पकड़ी तो उसने फिर दूसरा फायर मार दिया। फिर ये बेबस होके गिर गया और बड़ी हसरत की तरह अपने घर की तरफ देख रहा था, शायद मुझे कोई उठा ले आकर। चंद सिक्कों के लिए इंसानों का कत्ल करने वाले ये डकैत किस कदर बेरहम होते हैं, ये बात कौन नहीं जानता, मगर शायद इस हकीकत से काशिफ बेखबर था। इसीलिए वो निहत्ता ही डाकुओं से उलझ गया और इस लड़ाई का नतीजा काशिफ की मौत की सूरत में निकला। उस शाम के साथ ही काशिफ की जिंदगी भी खत्म हो गई और पीछे रह गया उसकी मौत का गम, जिसके बोझ तले आज भी काशिफ के घर वाले जी रहे हैं। मगर फिर भी कातिलों का कहीं नामो निशान नहीं मिला। मिलता भी कैसे, डाकू तो मौके से फरार हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो कातिल आज भी इसी शहर में मौजूद होंगे, किसी दुकानदार, किसी राह चलते को लूट रहे होंगे। इस हवाले से पुलिस से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने पहले तो कोई संजीदा जवाब नहीं दिया। जब उन्हें एहसास दिलाया गया कि ये एक नौजवान का कत्ल है, एक इंसानी जान का मामला है, तब कहीं जाकर उन्होंने बात करने के लिए हमें थाने बुलवाया। मगर जब थाने पहुंचे तो थाने में अफसरान मौजूद न थे, शायद कहीं छुप गए। उन्हें फोन मिलाया गया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि इस कत्ल के जिम्मेदार अब शायद ही पकड़े जाए। एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा, क्योंकि जुर्म की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। और ब्रेक के बाद रेंजर्स के हाथों कत्ल। देखिए किस तरह पुलिस ने तफ्तीश में हेर-फेर कर दी। और दिखाएंगे अहाताए अदालत का एक मंजर। किसी इंसान का कत्ल दुनिया का सबसे भयानक जुर्म है। एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा भी भयानक है, लेकिन हर कत्ल करने वाला कातिल नहीं होता। हालात, वाकयात और वक्त कातिल को कभी नादान, कभी पागल और कभी हीरो बना देते हैं। फिर सजा भी इसी हिसाब से दी जाती है। ये सारा कारोबार तफ्तीश के नाम पर होता है। कराची में होने वाले एक हसास कत्ल की रुदार, जिसकी तफ्तीश कातिल को कुछ और ही साबित करने जा रही है। यह है गुलाम हैदर की शादी की एक तस्वीर। मियां बीवी की शादी के दिन की तस्वीर एक यादगार तस्वीर कहलाती है, क्योंकि उस रोज एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, एक नए सफर का आगाज होता है, एक नया सफर जिसमें अब हम सफर भी साथ होता है। मगर इस बदकिस्मत जोड़े का सफर शुरू होते ही खत्म हो गया। क्योंकि सफर करने वाला एक मुसाफिर एक दूसरे सफर पर रवाना कर दिया गया। गुलाम हैदर को शादी के पहले माह ही कत्ल कर दिया गया। कत्ल गारत कराची में एक मामूल है, अंधी गोलियों का राज है। मगर इस कत्ल की बात
जरा मुख्तलिफ थी, क्योंकि गुलाम हैदर किसी टारगेट किलर, किसी भत्ताखोर या किसी डाकू की गोली का निशाना नहीं बना था, बल्कि गुलाम हैदर की जिंदगी खत्म करने वाली गोली चलाई गई थी कानून नाफिज करने वाले एक जवान की बंदूक से। ये गोली चली थी रेंजर्स के एक एहलकार की जानिब से। दिन में 100 एक्सीडेंट होते हैं, हर एक्सीडेंट वाले को शूट तो नहीं किया जाता, मर भी जाते हैं लोग एक्सीडेंट में, लेकिन इन जालिमों ने पता नहीं क्या अपनी भड़ास निकाली है कि क्या कानून को समझा हुआ है, वहीं अदालत बना दी, वहीं अपना फैसला दिखा रहे हैं, वहीं शूट कर रहे हैं, वहीं किसी की जान ले रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि किसी घर का चिराग है। ये वाकया हुआ था 4 जून की दोपहर कराची की शाह फैसल कॉलोनी में। हम लोग मेरुनसा हॉस्पिटल से डायलिसिस करा के आ रहे थे। जैसे हम लोग जो है फायर ब्रिगेड के दफ्तर के सामने 2 नंबर चौरंगी पे जैसे पहुंचे हम लोग, वहाँ पे एक बाइक वाला हमारी गाड़ी के साथ आके टकराया और वहाँ पे गिर गया। हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे, हमने जाके उसको उठाया, उठाने के बाद हम लोग ने साइड पे जाके फुटपाथ पे रखा है। उसको जब मैंने चेक किया तो उसके टांग में चोट लगी, तो उसके हाथ से भी थोड़ा ब्लड वगैरह आ रहा था। तो वहीं पे जो ना खड़े हुए रेंजर सेलकार भी दौड़ते हुए पहुँच के बोले भाई क्या मतलब है, क्या बात है। हमने बोला भाई हमारी गाड़ी के साथ इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जो उठा अपनी गाड़ी में डालते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो एम्बुलेंस जैसे चली, एम्बुलेंस के पीछे हम लोग चले हैं, ताकि 1-2 कदम भी नहीं चले हैं और एकदम पीछे से जो ना फैर हो गया। फैर एक ही हुआ है जो सीधा मेरे कज़न के जो ना या कान से लगा और डायरेक्ट आँख से जो ना पार होगी गोली उसकी, वो मौके पे ही फोड़ हो गया। ये है वो गाड़ी जिसमें गुलाम हैदर और उसका कज़न गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद थे। गाड़ी का टूटा हुआ पिछला शीशा गवाह है कि ड्राइवर को पीछे से मारा गया, सिर्फ एक गोली से, यानी मारने वाले का निशाना बड़ा पक्का था और हथियार भी ताकतवर था। ये मनाजिर टीवी पर चले, ब्रेकिंग न्यूज चली, ये वाकया अखबारों में छपा। आखिर रेंजर्स हुक्काम ने इस वाकये की संजीदगी को महसूस करते हुए मरने वाले गुलाम हैदर के घर का दौरा किया और इजहार अफसोस किया। लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई कि वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी, यानी कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कत्ल के मुकदमात में फैसला आने तक सालों लग जाते हैं, फिर इतनी जल्दी कहां इस कत्ल का फैसला होना है। बात दरअसल ये है कि तफ्तीश ने जो नया मोड़ लिया है, उससे हो सकता है कि वाकया कत्ल की वारदात ही ना रहे। इस वाकये की FIR 5 जून को मकतूल के कज़न गुलाम मुस्तफ़ा की मुद्दत में रेंजर्स एहलकार के खिलाफ दर्ज हुई। मुकदमा था दफा 302 का, यानी इक़दाम कत्ल। जाहिर है ये कोई आम बात न थी कि कानून नाफिज करने वाले एहलकार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा, लेकिन पुलिस के लिए मुकदमा दर्ज करने के सिवा कोई चारा भी न था, क्योंकि यक्के बाद दीगरे रेंजर्स के हाथों कई बेगुनाह शहरियों की हलाकत हो चुकी थी। 2013 के सिर्फ 3 माह में रेंजर्स को 4 मुतनाज़ा मामलात का सामना करना पड़ा और जून 2011 की तपती दोपहर में सरफराज शाह की ठंडी मौत को कौन भूल सकता है। इस बार मामला गर्म था और पुलिस को इसे ठंडा करना था, क्योंकि पुलिस से ज्यादा इन मामलात को कोई और नहीं समझता। ऐसे मौकों पर मरने वाले की गाड़ी से मुनशियात और असलहा भी बरामद हो जाता है, मगर दिन दिहाड़े शहर की एक मसरूफ सड़क पर ऐसा करना पुलिस के लिए मुमकिन न था। लवाहकीन को 60 लाख रुपए की ऑफर की गई ताकि मामला तय पा जाए। ये कोई नई बात न थी, ऐसा माजी में भी होता रहा है कि पैसे देकर किसी के गम खरीद लिए जाए, मगर गुलाम हैदर के घर वालों से ये समझौता ना हो सका। उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए था, खून का बदला खून चाहिए। जस्टिस से अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे बच्चे की खून की आप खुद अपने तरफ से नोटिस लें। मैं 2 महीने से अदालतों में चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा। मेरे बच्चे की क्यों किस लिए नहीं लिया जा रहा? वो भी तो एक 25-30 दिन का शादी का किया हुआ दूल्हा था और मासूम बच्चा था मेरा। 25-30 साल की 23 साल की उम्र है उसकी, तो क्या उसके खून पानी था बह गया? कोई इस मुल्क में हमारा नहीं है सुनने वाला। लेकिन पुलिस के पास कई और रास्ते हैं, क्योंकि तफ्तीश तो पुलिस ने ही करनी है और फिर तफ्तीश में कुछ नया निकल आया।
302 इक़दाम कत्ल की FIR बदल दी गई दफा 319 में और एक बार फिर अदालत में नई तफ्तीश के साथ चालान जमा करवा दिया गया। दफा 319 एक ऐसी दफा है जो इस मुकदमे का रुख ही पलट देगी। अब ये वाकया कत्ल का नहीं बल्कि बन चुका था मुजरिमों से मुकाबले का। जी हाँ, नई तफ्तीश में ये बताया गया है कि गाड़ी के पास 9mm पिस्तौल के खोल मिले हैं, जिससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ी में मौजूद अफराद के पास असलहा मौजूद था और उन्होंने फायरिंग भी की थी। और फिर बाकी की बात बनाने में कोई मसला नहीं कि रेंजर्स एहलकारों ने जवाबी फायरिंग की। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शूट जब 10-15 मिनट पहले ही हो चुकी फुट पे, तो गाड़ी वहीं से लहराती हुई आई है। फिर गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ से अगर 3-4 खोल मिल जाते हैं मैं इनके, तो ये आप खुद अंदाज़ा करें कि ये खोल वहाँ से कैसे आया और कहाँ से है। ये मिली भुगत है या अभी किसी के केस को किसी और मोड़ ले जाना चाहते हैं। इस कत्ल की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता पिघलती बर्फ की तरह खत्म होती जा रही है और मुद्दई ने इंसाफ के लिए रुजू थाने से ही करना है। हर शख्स टेंट लगाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना नहीं दे सकता। इस कत्ल की तफ्तीश, सही तफ्तीश गुलाम हैदर के लवाहिकीन का बुनियादी हक है जिसे छीना जा रहा है। इस मुकदमे का फैसला सिर्फ गुलाम हैदर के घरवालों के लिए नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए अहम हो चुका है। अदालत लगी है, कटहरा है, मुल्जिम है, गवाहान है, वकील भी हैं और जज भी। इस माहौल में बड़े से बड़ा मुजरिम जज के सामने शराफत का पुतला बन जाता है। मगर सर फिरे तो हर जगह होते हैं। गुजरांवाला की एक अदालत में भी थे जो पहले जज से उलझे और फिर उलझे वकीलों से। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। यह है अदालत का अहाता, उस इमारत का अहाता जहां काजी भी मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले भी और वुकला भी। ये वो जगह है जहां उन लोगों को लाया जाता है जिन्होंने कानून तोड़ा हो, चाहे मुल्क के किसी भी कोने में तोड़ा हो। लेकिन जब अदालत की अहाते में ही कानून तोड़ा जा रहा हो, उसकी खुलेआम धज्जियां बिखेरी जा रही हो, उसका इंसाफ कहाँ होगा? और उस कानून को तोड़ने वाले कोई और नहीं, कानून नाफिज करने वाले खुद ही हो, तो मतलब साफ है कि इस निजाम का बदल देना जरूरी हो गया है। देखिए किस तरह वकीलों और पेशी पर आने वालों में हाथापाई हो रही है। वकील जो इंसाफ दिलवाते हैं बना रहे हैं अदालत का मजाक। यह मामला हुआ सेशन कोर्ट गुजरांवाला में, जहां मोहम्मद आसिफ की अदालत में सैटेलाइट टाउन के मुकदमे इक़दाम कत्ल में पेशी पर मुद्दई की जानिब से तंजीब अब्बास, वसीम अब्बास, रजा और नजमा बीबी समेत दीगर खवातीन पेश हुई। पेशी के दौरान नजमा बीबी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के साथ बदतमीजी की, जिस पर अदालत में मौजूद एक वकील मेहर मुश्ताक एडवोकेट ने खवातीन को बदतमीजी से मना किया। मुबैना तौर पर खवातीन ने मजिस्ट्रेट को छोड़ वकील से बदतमीजी शुरू कर दी और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बयानात के मुताबिक वकील को जख्मी कर दिया गया और ये सब कमराए अदालत में होता रहा। लेकिन कमराए अदालत से ये सारी बातें बाहर निकल चुकी थी, दूसरे वकला तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद वकला पहुंचे, मुश्तइल वकला। वकला को अदालत में बहुत सुना जाता है, मगर ये खुद किसी की नहीं सुनते। न किसी से मामला पूछा कि हुआ क्या था, बस टारगेट कंफर्म होते ही हमला कर दिया गया। औरतों तक को नहीं बख्शा गया। जो सहाफी वहां इस गैर मामूली वाकये की तस्वीर बना रहे थे, उनमें से एक का कैमरा भी तोड़ डाला गया।
इस सारी मारधाड़ के दौरान पुलिस सिर्फ तमाशाई बनी रही और अगर पुलिस ने किसी को रोका भी तो पिटने वालों को। ये देखिए किस तरह पुलिस एहलकार वकील की मिन्नतें कर रहा है और ये भी देखिए कि वकीला के सामने वाली पार्टी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। यही नहीं, वकीला बाद में नौजवान तंजीम को वहां से लेकर बार रूम ले गए जहां उस पर पूरे इत्मीनान से तशद्दुद किया गया, जहां न पुलिस और न ही कोई और था रोकने वाला। जब सब लोग लड़ झगड़ कर थक चुके तो पुलिस ने पेशी पर आए हुए लोगों को थाने में जाकर पनाह दिलवाई और इस मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी। इंसानी खुशियों में खून भरने वालों, जितना चाहो सितम ढालो। क्या लगता कोई रोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें सामने लाने वाला नहीं है? अजनबी है। यकीन ना आए तो अगले हफ्ते फिर देख लेना अपने ही जैसे साथियों का अंजाम।